सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में बड़ी तेज़ी से सियासी उठा पटक शुरू है। विधान पार्षद के चुनाव और विधान पार्षदों की टूट, क्या है ये घटना और कैसे इतनी बड़ी टूट का सामना करना पड़ा राजद परिवार को। जी हाँ, लालू को गच्चा देने का 3 माह से चल रहा था खेल। राधाचरण से लेकर रणविजय तक ने राजद की टूट में दिया साथ। राजद के विधान पार्षदों के पाला बदलने की पटकथा 3 महीने पहले से ही लिखी जा रही थी। कहानी करीने से आगे बढ़ रही थी। राजद के 8 से 4 पार्षद तो आसानी से टूटने के लिए तैयार हो गए थे, किंतु इससे बात नहीं बनती थी। 2/3 के लिए 5 का आंकड़ा ज़रूरी था, इसलिए 5वें को पटाने में थोड़ा समय लग रहा था। ना नुकुर चल रहा था। इसी बीच 6ठे पर डोरे डाले गए, किंतु उन्होंने वरिष्ठता और निष्ठा की दुहाई देकर पीछा छुड़ा लिया। इसी में थोड़ा विलंब भी हुआ। सब सुनियोजित तरीके से हो रहा था। मार्च के पहले हफ्ते से ही प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया था। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी और राजद के तमाम वरीय नेताओं को इनकी भनक तक नहीं लगी। मिशन बहुत मुश्किल ज़रूर था, क्योंकि राजद के 8 सदस्यों में से 7 लालू के अत्यंत करीबी थे। एक तो खुद राबड़ी देवी थीं, जिन्हें छोड़कर बाकी को राज़ी करना था। रामचंद्र पूर्वे की लालू परिवार के प्रति दशकों से वफादारी थी। हाल के दिनों में सुबोध राय ने जिस तरह लालू राबड़ी के कृपा पात्रों में शामिल हो गए थे, उससे उनके ऊपर भी मंत्र जो है विरोधियों का काम नहीं कर रहा था। तीनों को छोड़कर बाकी 5 को आजमाया जाना था। सबसे पहले राधाचरण सेठ ने सहमति दी। जी हाँ, ये सारे खुलासे हैं कि कैसे ये पटकथा लिखी गई और विधानसभा चुनाव से पहले कैसे राजद परिवार में हड़कंप मचाने का प्रयास किया गया। इसके लिए सबसे पहले राधाचरण सेठ ने सहमति दी। राजद की स्थिति और अपनी संभावनाओं को देखते हुए दिलीप राय और कमरे आलम भी बहुत दिनों तक अड़े नहीं रह सके। यानी कि साम दाम दंड भेद को सामने रखकर मौजूदा सरकार और केंद्र सरकार की मिली भगत से 2 हफ्ते पहले चारों रजामंद हो गए, किंतु बात इससे भी नहीं बन पा रही थी। 5 की संख्या पूरी करने के लिए राजद के एक वरिष्ठ नेता को आजमाया गया, किंतु कामयाबी नहीं मिली। तो रणविजय सिंह की घेराबंदी की गई। लालू की निकटता को देखते हुए माना जा रहा था कि रणविजय नहीं मानेंगे, किंतु शुरुआती हिचक के बाद सबसे आसानी से उन्होंने ही माना। टूटने से हफ्ते भर पहले सबकी सहमति मिल गई तो कहानी का आखिरी अध्याय लिख दिया गया। राजद को तोड़ने के लिए पर्याप्त संख्या जुटा लेने के बाद विधान परिषद में तकनीकी अड़चन आने लगी। 1 महीने से सभापति और उपसभापति का पद खाली था। जी हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। ऐसे में राजद के विरोधी गुट को सदन में मान्यता देने को लेकर मामला अटक रहा था। अवधेश नारायण सिंह पर पहले से ही लगभग सहमति बन चुकी थी, लेकिन हालात के हिसाब से उन्हें आनन फानन में कार्यकारी सभापति नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद रास्ते की सारी बाधाएं खत्म हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि ये 5 विधान पार्षद आखिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे देने पर राजी हुए। क्या वाकई लालू जी के जेल जाने के बाद तेजस्वी के नेतृत्व पर वरीय नेताओं का भरोसा नहीं रहा?
क्या वाकई तेजस्वी यादव अपने पुराने राजद के खेमे को जोड़कर चलने में असमर्थ दिख रहे हैं? क्या वाकई लालू का कुंबा सामंजस्य स्थापित करने में विफल हो रहा है, या फिर कुछ और है जो सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है? लेकिन जो भी हो, इन 5 विधान पार्षदों में एक एक को आप देखें तो इन सबों को देखकर ऐसा लगेगा कि असंभव को संभव बना दिया नीतीश कुमार जी ने। जी हाँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप केवल एकमात्र अल्पसंख्यक विधान पार्षद को देख लें, कमरे आलम, और कमरे आलम के राजनीतिक इतिहास को देख लें, तो ये कहा जा सकता है कि राजद परिवार में और लालू परिवार में बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं। और पिछले ही चुनाव में उन्हें एमएलसी बनाया गया। जी हाँ, उस समय उन्हें एमएलसी बनाया गया जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, और एक दिग्गज अल्पसंख्यक चेहरा जिन्हें डॉक्टर एम एजाज अली के नाम से जाना जाता है, उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजने के कारण जो नाराज़गी थी उसको पैचअप करने के लिए एमएलसी की सीट कमरे आलम साहब को थमाई गई थी। शायद कमरे आलम का भी सपना राज्यसभा में जाने का था और एमएलसी के पद से वो संतुष्ट नहीं थे। यही कारण है कि उचित और अनुकूल समय की प्रतीक्षा में वो लगे थे, जिसकी पूर्ति आज होती हुई दिख रही है। लेकिन एक बात तो सत्य है कि ये दल बदल के कारण राजनेताओं का जनता पर और जनता का राजनेताओं पर भरोसा निरंतर कम होता जा रहा है। उन राजनेताओं का जो पार्टी के संचालक होते हैं और उनके साथ वर्षों काम करने वाले लोग अपनी निष्ठा से काम करते हैं, लेकिन शायद पार्टी सुप्रीमो का भरोसा जीतने में वो विफल रहते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देखेंगे कि अभी फिर जो विधान पार्षद का चुनाव हुआ और इसमें जिनके नामों का ऐलान आरजेडी और जेडीयू की तरफ से हुआ है, उसमें भी वरीय सदस्यों की कहीं न कहीं अनदेखी की गई है। लेकिन सवाल सर्वाधिक आरजेडी पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है। इससे पहले जेडीयू में भी इस तरह की घटनाएं घटी। राज्यसभा चुनाव में भी ऐसे चेहरे को लाया गया जिसमें आम जनों ने ये कहना शुरू किया कि पैसे को प्राथमिकता दिया जा रहा है, यानी उद्योगपतियों और धनवान धन्ना सेठों को ही प्राथमिकता के आधार पर लिया जा रहा है, जबकि निष्ठावान कार्यकर्ताओं को किनारे किया जा रहा है। अभी इस एमएलसी चुनाव में भी एकमात्र अल्पसंख्यक चेहरा जो आरजेडी की तरफ से चुना गया वो ज़मीनी नेता नहीं है, बल्कि वो भी एक व्यापारी हैं और उनकी पहचान भी व्यापारी के रूप में है, राजनेता के रूप में नहीं है। तो ये सारी घटनाओं को देखकर न केवल मतदाताओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, बल्कि उस दल में कार्य करने वाले उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं का मनोबल भी कम होता है और टूटता है।